नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का क्या मतलब मैंने आपको बता दिया। जब भी किसी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है या फिर उसकी कंडीशन अब ऐसी हो गई है कि अब हम उससे आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, डेप्रिशिएशन। मतलब उसकी वैल्यू में डेप्रिशिएशन आ गया। मतलब एक जो मशीनरी थी उसकी लाइफ 5-6 साल की थी, 5 to 6 ईयर्स, और हमने 5 to 6 ईयर्स कंटिन्यूस उससे प्रोडक्शन कर भी लिया। तो अब क्या होगी, वो पूरी लाइफ टाइम की प्रोडक्शन करेगी नहीं। हर मशीन की एक लाइफ होती है कि इसी टाइम तक इतना ही टाइम वो प्रोडक्शन कर सकती है, इससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो जब वो उस टाइम लिमिट तक अपनी जो उस लाइफ है उस तक पहुँच गई, उसके बाद हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, नई चीज़ लानी पड़ेगी, नई मशीनरी हमें लानी पड़ेगी अपनी इंडस्ट्री में। तो क्या होगा, तभी उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन फिर ज़ीरो एक तरह से रह जाएगा। अगर हम उससे प्रोडक्शन करते रहेंगे तो ज़ीरो प्रोडक्शन रह जाएगा, क्योंकि उससे तो आगे प्रोडक्शन होगा नहीं। और डेप्रिशिएशन कैसे हो सकता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, मतलब 5-6 साल तक हमने कर ली यूज़, उसके बाद तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। एक्सीडेंटल डैमेज मतलब क्या हो गया कि किसी तरह से मशीन टूट गई, या तो भारी चीज़ मशीन के ऊपर गिर गई, या मशीन में ही कुछ खराबी आ गई। कुछ इलेक्ट्रिक मशीन है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कम होने की वजह से एक्सीडेंटल डैमेज हो गई, मतलब अचानक से कुछ उसके टाइम पूरा होने से पहले ही क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंटल डैमेज हो गए अचानक से, उसकी वजह से मशीन में खराबी आ गई। और क्या हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी हो सकती है। मतलब अगर फ्लड आ गई, अगर क्या हो गया, एक तरह से भूकंप आ गया, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक जिसे बोलते हैं, अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब के वजह से ही मशीन ख़राब हो सकती है। कहीं फ्लड आ गई, पानी भर गया है ज़्यादा, तो मशीनों में पानी जाएगा तो मशीन तो ख़राब हो गई। अगर अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से मशीन अगर इधर उधर अगर गिरती है तो उसकी वजह से मशीन ख़राब हो गई। तो अनएक्सपेक्टेड में जितने भी ये नेचुरल कैलामिटीज़ है उनको ऐड किया जाता है कि अगर ये हो जाते हैं अचानक से तो क्या हो गया, उनकी अचानक से क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगी वैल्यू। अब क्या हो गया होता है, डेप्रिशिएशन फंड भी होता है, डेप्रिशिएशन फंड भी बोलते हैं। डेप्रिशिएशन फंड में क्या होता है, मान लिया कोई जो मशीन है वो 10 लाख की है और उसकी लाइफ टाइम हमें पता है वो 10 साल चलेगी। 10 लाख की मशीन है और 10 साल चलेगी, इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद तो हमें हर हालत में वो बदलनी ही पड़ेगी। तो बहुत से प्रोड्यूसर के पास एकदम तो इतना पैसा होता नहीं है कि 10 साल तक यूज़ कर ले उसके बाद एकदम मशीन नहीं खरीद लेंगे। तो जैसे हम सेविंग करते हैं तो प्रोड्यूसर भी ऐसे सेविंग करते हैं कि हम सेविंग करेंगे और 10 साल बाद धीरे धीरे इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे कि नई मशीन खरीद ले। तो अगर हमें डेप्रिशिएशन फंड में सेविंग करनी है मशीनरी के लिए तो हम क्या करेंगे, 10 लाख की मशीन है, 10 साल वो चलेगी, तो क्या होगा कि अगर 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख। ये क्या होगा, इसका मतलब है हमें 1 लाख हर साल सेव करने पड़ेंगे मशीन के लिए, तब जाके 10 साल बाद हम नई मशीन खरीद पाएंगे, जिसे हम डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में क्या आता है कि लाइक अनएक्सपेक्टेड है तो अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकती है, एकदम से टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मतलब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई और उसके सामने तो हमारी मशीन कुछ भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो गई, क्योंकि हमारी मशीन तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने कोई बढ़िया ही टेक्नोलॉजी कोई मशीन आ गई, डिमांड में ही चेंज हो गया। लाइक हमारे पास तो सिर्फ समर के कपड़े बनाने की मशीन है और अचानक से या विंटर आ गई तो विंटर की डिमांड हो रही है, विंटर के कपड़े बनाने की मशीन तो हमारे पास है ही नहीं। और या फिर कोई फैशन आ गया, कोई ट्रेंड आ गया तो सबकी डिमांड उस तरफ चली गई, हमारे पास जो मशीन है वो तो वो चीज़ बना ही नहीं सकती जिसकी डिमांड आजकल चल रही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में आ सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से एकदम से क्या हो गया, हमारी जो मशीन है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जो हमें करनी है। स्टॉक एंड फ्लोज, मतलब स्टॉक एंड फ्लोज का भी बहुत सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर। स्टॉक क्या होता है, जब कोई चीज़ रुकी हुई है, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, हमें रोज़ रोज़ या फिर हर वक्त मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक टाइम पे हम किसी चीज़ को बस मेज़र कर रहे हैं, कोई चीज़ रुकी हुई है, रखी हुई है हमारे पास, उसको हम स्टॉक बोलते हैं।
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हर वक्त नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। मतलब जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, हम रोज़ तो नहीं चेक करते जाके बैंक में कितने पैसे हैं कितने पैसे हैं। हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जाके चेक करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा रखा हुआ है, और वो रखा हुआ है, वो कहीं से वहाँ से जा नहीं रहा। वो चीज़ क्या है, जो स्टॉक है, वो स्टॉक में क्या होता है, चीज़ रखी हुई होती है सेफली, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। जैसे 1 जनवरी 2015 में 10,000 थी बैंक अकाउंट में, और 10 जो जनवरी है उसमें कितने हो गए, 15,000। तो एक स्पेसिफिक हमने पॉइंट पे ही तो देखा, 10 फर्स्ट को देखा, उसके बाद 10 को देखा डेट पे, या फिर उससे भी लेट देख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, जो चीज़ थी वो एज इट इज़ रखी हुई है, उसमें ऐड हो गया है, तो वो कोई मतलब लॉस नहीं हुआ है उस चीज़ में, वो रखी हुई है हमारे पास। तो हम क्या देखेंगे, उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद मेज़र करेंगे, तो वो स्टॉक होता है। और फ्लो क्या होता है, जो कि ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में फ़र्क है। पॉइंट ऑफ टाइम तो हम बीच में कुछ चीज़ नहीं देख रहे हैं, आज देखी उसके बाद बहुत टाइम बाद हमने कोई चीज़ देखी, तो वो तो पॉइंट हो गया। पीरियड होता है जो चलता रहता है, चलता रहता है। तो फ्लो क्या है, एक चलने वाली चीज़ है, पीरियड ऑफ टाइम में देख रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि 600 पर मंथ हमारी पॉकेट अलाउंस है, यू मे बी स्पेंडिंग 20 रुपीज़ एवरी डे इन कैंटीन, यू मे बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक अकाउंट। तो ये क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट हो गया। मतलब ये क्या हो गई, चल रही हैं चीज़ें, हर महीने आपको 600 रुपये हैं, 600 रुपये मिलते जा रहे, हर डे आप 20 रुपीज़ कैंटीन में जो क्या है कि खर्च करते जा रहे हैं। हर जो एनुअल जो है इंटरेस्ट रेट, मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट रेट आपकी सेविंग पे आपको मिल रहा है वो 8% मिलता जा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही है, ये रुकी नहीं हुई नहीं है एक टाइम पे, ये हर वक्त चल रही हैं चीज़ें, हर वक्त। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फ्लो बोलते हैं, फ्लो में चल रही है। देखो वेल्थ है, डिफरेंस भी दिया गया है, वेल्थ है, जितनी भी हमारे पास पैसा है वो वेल्थ है, वो जो रखी हुई चीज़ है, तो वो स्टॉक है। इनकम है, इनकम चल रही है, इनकम तो हर महीने आ रही है। लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स जितनी है उतनी ही हमारे पास मेज़र कर सकते हैं हम एक पॉइंट ऑफ टाइम से। मनी का एक्सपेंडिचर जितना होता जा रहा है, ये बहुत फ्लो में होता है, मनी का एक्सपेंडिचर होता ही रहता है, तो ये फ्लो में आ गया। जितने भी हमारे पास कैपिटल है वो स्टॉक में आ गई, क्योंकि वो रखी हुई है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम ऐड करते जा रहे हैं, वो फ्लो है, फ्लो में चल रही है वो चीज़। क्वांटिटी सप्लाई, मतलब सप्लाई ऑफ मनी का क्या है, एक कंट्री के पास एक टाइम पे कितना पैसा है, और कितना चेंज आता जा रहा है, वो तो फ्लो हो गया, क्योंकि ये मूव कर रही है ना चीज़, चेंज आ रहा है मनी सप्लाई में, ऐड ऑन हो रही है या फिर लेस हो रही है। बैंक में कितना डिपॉजिट है, तो ये चीज़ फिक्स है, डिपॉजिट है, अभी कितना डिपॉजिट है, तब जाके कितना होगा, तो ये स्टॉक है। इंटरेस्ट क्या है, वो तो हर दिन के हिसाब से होता है, भले ही पॉइंट में हो, पर वो तो हर दिन के हिसाब से होता है, हर दिन आपके इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो फ्लो है, चेंज हो रही है ये चीज़। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, मतलब एक टैंक में कितना वाटर जमा होके रखा है, तो वो चीज़ रखी है, तो वो क्या है, स्टॉक है। पर अगर लीक हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, चीज़ मूव हो रही है, तो वो फ्लो में आ गया। कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो फिक्स है, जो वो रोड है, वो जो डिस्टेंस है वो तो वहीं का वहीं फिक्स रहेगा, तो वो स्टॉक है। पर जो कार की स्पीड है, मतलब वो चीज़ फ्लो कर रही है ना, मूव कर रही है, स्पीड है कार की, तो वो फ्लो में आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट है। नाउ इज़ 4 सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी, मतलब ये 4 सेक्टर्स है, ये इकनॉमिक्स में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ भी। इस चैप्टर के सारे ही कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। 4 कंसेप्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी क्या होता है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब एक जो इकनॉमी होती है उसमें क्या होता है, 4 लोग इंक्लूड होते हैं। हाउस होल्ड जो कि डिमांड करते हैं, जो कंजप्शन करते हैं। अगर हाउस होल्ड ही डिमांड नहीं करेंगे, कंजप्शन नहीं करेंगे, तो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करता है जो कि डिमांड की जाती है।
गवर्नमेंट सेक्टर एक तरह से डिमांड भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है। गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही चीज़ होती है, जो भी वेलफेयर के लिए चीज़ें चाहिए होती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उनकी डिमांड करती है। और प्रोड्यूसर भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की अपनी जो लॉ फैसिलिटी है, जज है, लॉ है, लॉयर है, पुलिस है, इस तरह की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इस तरह की जो चीज़ों पे खर्चा कर रही है वो भी गवर्नमेंट कर रही है। मतलब कंजप्शन और एक्सपेंडिचर दोनों ही करती है गवर्नमेंट। एक्सटर्नल सेक्टर, हम जो अदर कंट्रीज़ है, हमारी कंट्री से अलावा जितनी भी कंट्रीज़ इस दुनिया में हैं, उनको हम एक्सटर्नल सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। मतलब वो एक्सटर्नल सेक्टर क्या कर रहा है, या तो डिमांड कर रहा है हमारी तरफ से, वहाँ चीज़ें जा रही है, या फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से मंगा रहे हैं दूसरी कंट्री से। तो एक्सटर्नल सेक्टर का भी बहुत रोल है। हाउस होल्ड डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट दोनों चीज़ करती है, और एक्सटर्नल सेक्टर भी दोनों ही चीज़ करता है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल क्या होता है, जितने भी ये 4 सेक्टर बताए गए हैं, इनमें आपस में क्या फ्लो हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कंजप्शन अगर हाउस होल्ड कर रहा है तो प्रोड्यूसर फुलफिल कर रहा है, प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो ये तीनों ही हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड सभी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। एक्सटर्नल सेक्टर भी अगर डिमांड कर रहा है तो वो भी प्रोड्यूसर से डिमांड कर रहा है। मतलब ये चारों जो सेक्टर है, इन चारों सेक्टर में चीज़ें फ़्लो हो रही हैं। फ़्लो का मतलब क्या है, फ़्लो का मतलब है गुड्स जा रहे हैं और पैसा लगातार फ्लो हो रहा है, लगातार जा रहा है, इसको इसलिए हम इसको फ्लो बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट स्टॉक नहीं बोल रहे। चीज़ें लगातार फ्लो हो रही है, गुड्स इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से पैसा आ रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, फ्लो का कंसेप्ट है, फ्लो हो रही है। तो इंटरसेक्टरल क्या है, इन सब सेक्टर्स में जो गुड्स है और जो सर्विसेज है, जो मनी है, वो सब चीज़ें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब प्रोड्यूसर अकेला नहीं है, प्रोड्यूसर की चीज़ें लोग डिमांड कर रहे हैं तभी तो वो सप्लाई कर रहा है, और उसके पास वहाँ से पैसा आ रहा है तभी तो वो प्रोड्यूसर है। कंजप्शन क्या है कि जो हाउस होल्ड्स है वो डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर पूरी कर रहा है। जो गवर्नमेंट है वो क्या है, प्रोड्यूसर से डिमांड कर रही है, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने भी सेक्टर हैं, ये चारों सेक्टर हैं, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे की डिमांड को पूरी कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर को पैसे की ज़रूरत है तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की डिमांड को पूरी करेगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर की डिमांड को पूरी करेगा। ये एक दूसरे की डिमांड को पूरी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है चारों सेक्टर। नेक्स्ट इज रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। इनका क्या मतलब है, 2 तरह के फ्लोज बताए गए हैं, रियल और मनी। मतलब क्या है, रियल फ्लोज तो जैसे कि हम किसी भी एक्टिविटी को ले लें तो वो रियल में आएगी, और मनी तो आप जानते हैं जो पैसा है वो मनी है। मतलब क्या है, रियल फ्लोज में क्या क्या आएगा, जितने भी गुड्स बन रहे हैं तो गुड्स अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जा रहे हैं तो वो रियल हो गया। और जो सर्विसेज हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी लेबर हैं उस फैक्ट्री में काम कर रही है तो वो रियल हो गया। एक तो गुड्स रियल हो गए, गुड्स जो जा रहे हैं प्रोड्यूसर से जो क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स तक, और कंज्यूमर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोड्यूसर को, मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम करके, तो वो रियल हो गया। सेकंड, मनी फ्लोज में वही आ गया, अगर कोई गुड्स के बदले पैसा पे करता है या फिर उस लेबर को अगर उसकी सैलरी मिलती है तो वो मनी में आ गया। मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन होगा कैसे इकोनॉमी में, पहले तो लोग डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, लेबर काम करेगी उसकी फैक्ट्री में जाके, तो क्या होगा कि लेबर जो काम कर रही है वो तो रियल हो गया। अब उसके बदले क्या हो रहा है, गुड्स बन के फिर कंज्यूमर्स तक जा रहे हैं, ये तो रियल फ्लो हो गया। मनी क्या होगी, काम करने के बदले जो पैसा दिया जा रहा है और वो जो गुड्स खरीद रहे हैं वो भी पैसा दे के खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। मनी का जो फ्लो है वो मनी फ्लो हो गया, और जो सर्विसेज और जो गुड्स का फ्लो है वो रियल फ्लो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ समझाया गया है कि मनी फ्लोज रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लोज। मतलब इसका रेसिप्रोकल है, मनी फ्लो क्या है कि रेसिप्रोकल है रियल फ्लो, इन्वर्स है।
एक दूसरे के क्या है, ये इन्वर्स है, उल्टे हैं एक दूसरे से। मनी फ्लो अलग है, रियल अलग है। मनी में तो सिर्फ मनी को देखा जा रहा है, रियल में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड, मतलब एक फ्लो में तो गुड्स और सर्विसेज चल रहे हैं और मनी फ्लो में क्या चल रहे हैं, मनी चल रहे हैं। तो एक दूसरे से अलग है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लोज, इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी ये फ्लोज है, जितने भी ये सेक्टर है, इनमें क्या हो रही है, सर्कुलैरिटी चल रही है। क्या है, लेबर है, वो क्या कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है। गुड्स अगर वो बना रही है तो गुड्स कंज्यूमर तक जा रहे हैं, कंज्यूमर पैसे पे कर रहे हैं, वही पैसे किसको पे किए जा रहे हैं, लेबर को पे किए जा रहे हैं, वो फिर और गुड बना रही है, वो गुड फिर कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलैरिटी हो रही है फ्लो की, चाहे वो मनी हो चाहे वो रियल हो। हर जो फ्लो है वो क्या है, सर्कुलर है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो इसी को कहा गया है सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लोज। ये जितने भी फ्लोज हैं ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं एक दूसरे के पास। एंड एक्सप्लेन इसमें यही किया गया है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें जो इतने भी ये फ्लोज हैं सर्कुलर उसमें घूमेंगे तभी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, माने ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो कंज्यूमर तक कैसे गुड आएंगे, और गुड्स का प्रोडक्शन होगा तभी इनकम आएगी, इनकम की वजह से ही जो कंज्यूमर है वो गुड्स को डिमांड कर सकते हैं। तो अगर ये सर्कुलैरिटी नहीं होगी फ्लोज के अंदर तो ह्यूमन की लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि गुड्स आएंगे कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर पे करेंगे तो प्रोड्यूसर के पास पैसे आएंगे तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएगा, उसी वजह से लेबर के पास पैसे जाएंगे तो वो और ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इन सब डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या है, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, वरना ह्यूमन की एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगी। सिग्निफिकेंस क्या है, सर्कुलर फ्लो मॉडल जो इंटरसेक्टरल है उनकी इंटरडिपेंडेंस का हमें पता चलता है। मतलब कि जो ये चारों सेक्टर बताए गए हैं ये एक दूसरे पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है, इनकी डिपेंडेंसी का हमें पता चलता है किसमें, सर्कुलर फ्लो में। और नेशनल इनकम को भी हम सर्कुलर फ्लो की वजह से ही क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, प्रोड्यूसर हो गया और एक कंज्यूमर हो गया, तो प्रोड्यूसर की जितनी भी इनकम है और कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है अगर हम उनको ऐड कर लेंगे तो पूरे देश की इनकम है हमें पता चल जाएगी। दो ही है, या तो देश में कंज्यूमर्स है या देश में प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स की इनकम को हमने कैलकुलेट कर लिया और कंज्यूमर्स की भी इनकम को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो पूरे देश की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हम नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटरडिपेंडेंस जो चारों सेक्टर्स के अंदर है वो भी हमें पता चलती है। तो डेट्स इट फॉर दिस चैप्टर। मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली मेक वीडियोज़ ऑन इट एंड आई विल टीच होल इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल स्टडी विद प्रज्ञा सैनी। आई विल teach whole economics, so please stay connected with me. Thank you.